अंग्रेजों के जमाने के राजद्रोह कानून को हटाने को लेकर आजादी के 75 वर्ष बाद भी भारत में सिर्फ बहस ही चल रही है। ऐसे में आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि खुद ब्रिटेन ने अपने देश में राजद्रोह कानून को 2010 में खत्म कर दिया था। लेकिन क्या भारत में भी अब यह कानून खत्म होगा? इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है। जुलाई 2019 में राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा था कि देशद्रोह के अपराध से निपटने वाले आईपीसी के तहत प्रावधान को खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जिसके पक्ष में दलील देते हुए सरकार ने कहा कि राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए प्रावधान को बनाए रखने की आवश्यकता है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा है कि धारा 124A को खत्म करने की जरूरत नहीं है। यानी आजादी के बाद भी अंग्रेजों के जमाने का यह कानून सरकारों को बेहद जरूरी लगता रहा है और मौजूदा सरकार भी इस राजद्रोह कानून के समर्थन में खड़ी है। आखिर इस 150 साल पुराने कानून में ऐसी क्या बात है जो सरकार की नजरों में इस कानून को आज भी प्रासंगिक बनाती है? देखिए। देश में जब अंग्रेजों की सरकार थी, धारा 124A तब भी थी। देश में जब कांग्रेस की सरकार थी, धारा 124A तब भी थी। देश में जब गठबंधन की सरकारें थीं, धारा 124A तब भी थी। और देश में अब बीजेपी की सरकार है, धारा 124A अब भी है। लेकिन क्या धारा 124A हमेशा रहेगी? ये सवाल अगर सुप्रीम कोर्ट को सरकार से पूछना पड़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल को लेकर कुछ तो गंभीर बातें नोट जरूर की होंगी। ये होना चाहिए स्ट्रिक्टली टेररिस्ट ऑफेंस के लिए, जैसे खालिस्तान की प्रॉब्लम हुई तब, या जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉब्लम हो रही है, या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रॉब्लम हो रही है, या LTTE की प्रॉब्लम थी, उन आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है जो हिंदुस्तान को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना चाहती हैं। मगर अगर आप इसका इस्तेमाल कोई फार्मर के प्रोटेस्ट के लिए करें, या इसका इस्तेमाल आप कोई आपकी पॉलिसी के अगेंस्ट हो उसके लिए करें, तो ये बात सेक्शन तो लागू हो जाएगा उस समय FIR में, बट उसके लागू होते ही जो उसका जो इंसान है उसको कस्टडी में लेना, फिर उसको बेल पे निकलना, कई साल गुजर जाते हैं उसमें। तो ये इन सब चीजों के लिए नहीं है। तो इतने इसको आर्बिट्ररी यूज जो इसका हो रहा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है अब, क्योंकि ये इतना वाइड स्प्रेड हो गया है इसका यूज, मिसयूज कहना चाहिए, हर स्टेट में जो भी हो चाहे, और ये सब पॉलिटिकल है। अंग्रेजों के जमाने से लेकर आज तक राजद्रोह कानून शक के घेरे में और सरकारों की पनाह में रहा है। राजद्रोह कानून के राजनीतिक इस्तेमाल का शक इस कानून के इस्तेमाल के तरीके से भी जताया जाता है। 2010 से 2020 के बीच करीब 11,000 लोगों के खिलाफ देशद्रोह के 816 केस दर्ज हुए। सबसे ज्यादा 405 भारतीयों के खिलाफ नेताओं और सरकारों की आलोचना करने पर राजद्रोह के आरोप लगे। UPA 2 सरकार की तुलना में NDA सरकार के कार्यकाल में हर साल राजद्रोह के मामलों में 28% की बढ़ोतरी हुई है। धारा 124A का सबसे ज्यादा इस्तेमाल आंदोलनों को दबाने में होने का आरोप हमेशा से लगता रहा है, फिर चाहे सरकार किसी की भी रही हो। किसी भी आदमी को आप कभी भी लपेटे में इसमें ले सकते हैं और उसको आप सेडिशन में चार्ज कर दीजिए। अच्छा, इसमें जो पनिशमेंट है वो उम्र कैद से लेके 3 साल या फाइन तक है। वो तो जब होगा, जब ट्रायल होगा उसके बाद होगा, मगर उसके पहले जब चार्ज लगेगा, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसका सेशंस ट्रायल है, तब की मैजिस्ट्रेट नहीं ग्रांट कर सकता। और इसका सिर्फ इन्वोक होना कि सेडिशन एक कोई भी भारतीय नागरिक के लिए इतना शर्मनाक है कि वो सोचेगा कि कौन अपने देश के देशद्रोही बुलाया जाना चाहता होगा। ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जिसमें पत्रकारों, सोशल एक्टिविस्ट और विपक्ष के नेताओं पर राजद्रोह की धारा लगा दी गई और बाद में अदालत ने वो केस रद्द कर दिए। राजद्रोह कानून के इस लापरवाही से इस्तेमाल की सुप्रीम कोर्ट भी आलोचना कर चुका है, लेकिन सरकारें अब भी इस समस्या से मुंह फेर रही हैं। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो।